हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो रीट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और अब आपके सामने जो टारगेट है वो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो स्टूडेंट अब तक ग्रेड सेकंड की तैयारी करते हुए आया ना, अब उसको पूरा का पूरा ध्यान ग्रेड सेकंड पे लगाना होगा और लगाना चाहिए। और जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी अब तक करता हुआ आया है उसे अपना पूरा का पूरा ध्यान ग्रेड फर्स्ट पे लगाना चाहिए। और आज से अगर कोई स्टार्ट करेगा, मतलब जीरो से कोई स्टार्ट करे, तो हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स आसानी से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल इतना टाइम है अपने पास। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में अभी जुट जाना चाहिए। और हाँ, इस समय चल ये रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं। तो भाई एक तो मेरे को ये बताओ, पेपर चाहे इजी आए चाहे पेपर हार्ड आए, वो सबके लिए बराबर होगा। मतलब जो स्टूडेंट बढ़िया तरीके से तैयारी करके बैठा है ना, उसके लिए चाहे पेपर इजी हो चाहे पेपर हार्ड हो, ज़्यादा स्कोर उसी का होना है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक काम की बात और बताऊं आपको, भले ही पेपर हार्ड आ रहा है और लेंदी आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि किसी चैप्टर को लेकर के जब वो सवाल पूछता है तो मुश्किल से 4-5 टॉपिक होते हैं पूरे चैप्टर में जहां से वो सवाल पूछता है। पहले भी वो उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के सवाल पूछता था। आज ये जो मुश्किल पेपर बना रहा है ना, तो भी ये उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के सवाल पूछ रहा है। अगर आपने गौर किया हो, आपने ध्यान दिया हो, अभी अपनी जो ये सीरीज चल रही है PYQ, कोई भी एक पेपर उठाओ, कोई भी एक क्लास उठाओ, और जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे चैप्टर में 4-5 टॉपिक है मुश्किल से, बस उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के वो बार बार सवालों को रिपीट कर रहा है। तो ये जो अपनी सीरीज PYQ चल रही है, आप इसे एक तो ऐसे नॉर्मल ना समझो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पिछले सालों के आए हुए सवाल हैं वो, और आगे आने के चांस भी बहुत ही कम होंगे। तो देखो, हो सकता है कि सवाल सीधे सीधे ना पूछे जाएं, बिल्कुल ऐसा है कि सीधा सीधा तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना भी मान के चलो कि जिन टॉपिक्स को लेकर के सवाल वो पहले पूछ चुका है ना, बस उन्हीं टॉपिक्स को वापस कवर करने वाला है और ऐसे ही वो कवर करता है। दूसरी बात, अपन उन सवालों की बात कर रहे हैं जो ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में अब तक आए हैं, पर ध्यान दीजिए मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड वालों के लिए। आपके लिए ये सीरीज ग्रेड फर्स्ट वालों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जल्दी ही वैसे ग्रेड सेकंड की भी जो PYQ सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब पिछले सालों में ग्रेड सेकंड में जो सवाल पूछे गए हैं वो भी अपन जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप ये ना समझें, ग्रेड सेकंड वालों को बोल रहा हूँ, आप ये ना समझें कि ये सीरीज हमारे लिए किस काम की, क्योंकि ये तो ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सीरीज जितनी इंपॉर्टेंट ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अरे इस सीरीज से हमको यही पता लगेगा, आप कोई एक वीडियो देखो उससे ये पता लगेगा कि वास्तव में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक वहां से कवर हो रहे हैं, और देखो किस तरीके से टॉपिक से सवाल दोबारा रिपीट हो रहे हैं। चलो खैर, और बातें अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी अपन बात करते हैं अपनी जो सीरीज चल रही थी उसको लेकर के। अभी 3-4 दिन की छुट्टी भी इसलिए रही कि आप रीट के एग्जाम में बिजी होंगे, इसलिए मैंने क्लास भी नहीं डाली। चलो ठीक है, तो अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक रहेगा रे ऑप्टिक्स, मतलब किरण प्रकाशिकी। और इस यूनिट से आए हुए उन सभी सवालों के बारे में अपन जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, सवालों को हल करने वाले हैं जो RPSC ने अब तक ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, आओ देखो। अब इस सवाल को देखो आप। एक पतले प्रिज्म का पीले तथा लाल रंग की प्रकाश किरणों के अपवर्तनांक क्रम से 1.550 तथा 1.544 है। यदि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता 0.020 है तो प्रकाश की बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? और ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हमें विक्षेपण क्षमता का सूत्र पता होना चाहिए, फिर सवाल हमारे लिए बहुत आसान होगा। आओ, विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर
म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1। और इक्वेशन नंबर 1, ये विक्षेपण क्षमता है, ये बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, ये लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, ये पीले रंग के लिए अपवर्तनांक। हमें ओमेगा दे रखा है, म्यू आर दे रखा है, म्यू वाई दे रखा है और म्यू वी अपन से पूछ रहा है। देखो पीले रंग के लिए अपवर्तनांक 1.550 और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.544 और प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता 0.020 है। तो बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक मतलब म्यू वी अपन से पूछ रहा है। आप वैल्यू पुट करो 0.020 इक्वल टू म्यू वी अपन से पूछ रहा है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.54 और 4, फिर पीले रंग के लिए 1.550 माइनस 1। यकीन करो जब आप इसे सोल्व करोगे, अब सोल्व आप खुद करना, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, मतलब म्यू वी इक्वल टू 1.555। यही हमारा आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। अब इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा गया ये सवाल। सवाल पढ़िए, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए एफ नोट बराबर 1 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर, ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसके लिए आवर्धन पूछ रहा है। आवर्धन क्षमता मतलब एम का मान पूछ रहा है। और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दे दी, अभिनेत्र लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे दी, और आवर्धन क्षमता का मान पूछ रहा है। तो देखो आवर्धन क्षमता के लिए हम दो सूत्र प्राप्त करते हैं। एक, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने मतलब 25 सेंटीमीटर पर बने। दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तो आंखों पर तनाव पड़ता है और ये तनावपूर्ण स्थिति होती है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये आरामदायक स्थिति होती है, रिलैक्स वाली कंडीशन होती है और आंखों पर तनाव न्यूनतम होता है। यहां कुछ भी नहीं बोला है, तो जब कुछ भी नहीं बोले तो आवर्धन क्षमता के लिए वो सूत्र काम में लेते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखो आप, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ये पता होना चाहिए, और जब ट्यूब की लंबाई दे रखी हो एल डी अपॉन एफ नोट और एफ ई। एल की वैल्यू है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, डी की बात करें सभी को पता है 25 सेंटीमीटर, एफ नोट मतलब 1 सेंटीमीटर और एफ ई 2 सेंटीमीटर। जब आप सोल्व करोगे तो ये 250/2 मतलब इसका आंसर 125 आएगा, और इसका सही आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया ये सवाल। सवाल पढ़िए, एक प्रिज्म के एक फलक पर लंबवत आपतित एक प्रकाश की किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। थीटा की वैल्यू यहां 60 डिग्री है। देखो ये सवाल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर के पूछा गया है। और समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे पूछा गया ये सवाल 2013 में आया है, अभी 2025 में, 15 में नहीं 2025 में सेकंड ग्रेड के पेपर में भी TIR को लेकर के सवाल पूछा है, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी TIR को लेकर के सवाल पूछा है। आगे बात करेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि भले ही पेपर का लेवल वो बदल रहा हो, लेकिन टॉपिक आज भी वही इंपॉर्टेंट है जो पहले थे। आओ देखो इस सवाल की बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि TIR के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। तो TIR के लिए शर्त कुछ इस तरीके से हो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये इंसिडेंट एंगल, ये क्रिटिकल एंगल। हमें पता होना चाहिए कि साइन आई ज़्यादा होना चाहिए साइन IC से।
हमें पता होना चाहिए कि साइन आई ज़्यादा होना चाहिए साइन आई सी, और इसकी वैल्यू होती है 1/μ। जब अपन TIR पढ़ते हैं तो क्रांति कोण के लिए एक सूत्र आता है और वो बनता है साइन आई सी बराबर 1/μ। यहाँ आई की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं साइन 60 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए 1/μ से। तो म्यू वास्तव में ज़्यादा होना चाहिए 1/sin 60। म्यू ज़्यादा होना चाहिए sin 60 √3/2, मतलब म्यू ज़्यादा होना चाहिए 2/√3, और यही हमारा आंसर होगा। अब इस सवाल को देखो, RPSC द्वारा 2013 में पूछा गया ये सवाल। पढ़िए सवाल को। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के संपर्क में है, संयोजन की शक्ति का मान बताओ। तो लेंसों की संयोजन की शक्ति का मान देखो, हमें 2 लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है, हमसे वो तुल्य फोकस दूरी भी पूछ सकता था, हमसे ये भी कह सकता था कि इसका संयोजन कौन से लेंस की तरह व्यवहार करता है, और यहाँ इसने संयोजन की शक्ति पूछी है। तो कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। तुल्य शक्ति का मान P बराबर P1 + P2, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो ये सूत्र आता है। फोकस दूरी की बात करें तो तुल्य फोकस दूरी अगर कैपिटल F है तो 1/F = 1/F1 + 1/F2, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये कब? जब संपर्क में रखे हुए हों। अगर इनके बीच की दूरी दे रखी हो तो फॉर्मूला कुछ और आता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। हमें यहाँ क्या क्या दिया गया है वो सुनो। F1 बराबर प्लस में 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी मतलब अवतल लेंस। तो F2 की वैल्यू आप लीजिए माइनस में 5 सेंटीमीटर, और यहां आप वैल्यू पुट कर दो। तो 1/F बराबर 1/10 माइनस 1/5। जब आप सोल्व करोगे ये 10 आएगा, 1 - 2 आएगा, मतलब माइनस में 1/10, और हम देखेंगे कि F बराबर होता है माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो तुल्य फोकस दूरी का मान माइनस में 10 सेंटीमीटर होगा। माइनस बताता है कि इसका संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, पर उसने तो हमसे शक्ति पूछी है। हमें पता होना चाहिए कि शक्ति P बराबर 1/F। तो P बराबर 1/F, अगर F मीटर में है तो P डायप्टर में होगा। फिलहाल हमने यहाँ सेंटीमीटर में लिया है, तो आप इसे मीटर में चेंज करो तो माइनस में 0.1 मीटर, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 1/0.1 वो भी माइनस में, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 10 डायप्टर, और यही हमारा सही आंसर होगा, फर्स्ट वाला। मतलब बहुत सरल, बहुत ही आसान है। बस हमें कुछ ये पता होना चाहिए, कुछ ये पता होना चाहिए, और कुछ ये भी पता होना चाहिए। लेंस की शक्ति P बराबर 1/F, अगर F मीटर में है तो P डायप्टर में होगा, ये बात हमें आनी चाहिए। और ये सवाल भी वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लेंसों का संयोजन। ठीक है, आगे बढ़िए। इस सवाल को देखो, RPSC द्वारा 2013 में पूछा गया सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो सुनो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा और बड़ा, मतलब आवर्धित। अब आप चेक करिए यहां कि कौन सा सही होगा, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। इसका सही आंसर बी होगा। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखो। क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बनाने वाली एक प्रकाश किरण क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाले एक समतल दर्पण पर आपतित है। थीटा का मान क्या होना चाहिए
ताकि परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाए। और ऑप्शन आपके सामने है। सवाल एक बार आप खुद पढ़िए। इस सवाल को अपन किरण आरेख बना करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रे डायग्राम किरण आरेख बना के आओ देखो। कहता है ये कोई क्षैतिज लाइन है और ये दर्पण है और ये दर्पण क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, यूं समझो। कहता है क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बनाने वाली एक प्रकाश किरण क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाले एक समतल दर्पण पर आपतित है, तो वो आने वाली प्रकाश किरण कुछ ऐसी है और हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री का कोण बना रही है। फिर कहता है थीटा का मान क्या होना चाहिए ताकि परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाए। ये परावर्तित किरण ऊपर की ओर चली जाए। तो हमें पता होना चाहिए वास्तव में ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, क्यों ना हम इसे नॉर्मल यानी कि अभिलंब कह दें। ये जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर यहाँ पे अपन टोटल कोण की बात करें तो ये 80 डिग्री होगा, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। ठीक है, और बताओ। ये है अभिलंब जिसे आप देख रहे हो। अभिलंब वो जो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। बस आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां थीटा प्लस 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं रे डायग्राम बना के इस चित्र से, यहाँ थीटा प्लस 10 प्लस 40 बराबर 90, तो थीटा बराबर आ गया 40 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा और हमारा आंसर सी होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया ये सवाल। पढ़िए सवाल को, अच्छा सवाल है। एक अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू जी है, इसे एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू एल है में डुबोया जाता है तो लेंस अभिसारी लेंस की तरह बर्ताव करेगा, जबकि मतलब वो कहता है कि अपसारी से अभिसारी लेंस में बदल जाए। इसके लिए इनमें क्या संबंध होना चाहिए। ये तो है लेंस का अपवर्तनांक और ये है द्रव यानी कि लिक्विड का अपवर्तनांक। तो एक चीज हमें आनी चाहिए, एक बात हमें आनी चाहिए। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, दोबारा सुनना, अगर किसी लेंस को ऐसे माध्यम में, ऐसे लिक्विड में, ऐसे द्रव में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है। तो ये नेचर बदल रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि वास्तव में लेंस का अपवर्तनांक कम और लिक्विड यानी कि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर जो अपन देख पा रहे हैं, इसका आंसर बी होगा, मतलब लिक्विड का ज्यादा और ग्लास का कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ज्यादा व्याख्या अगर करनी हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, वहां जाकर के इसकी अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या आपको करनी भी नहीं है, ना वहां जाके देखना भी नहीं है। बस एक लाइन जो मैंने बोली वो आपको याद रखना है। लाइन ये है कि अगर किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा जा चुका है। सवाल पढ़िए क्या है। यदि अभिदृश्यक लेंस, जिसे अपन एफ नोट कहते हैं, की फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है तो आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की बढ़ेगी, दूरदर्शी की घटेगी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों की बढ़ेगी, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी दोनों की घटेगी, सूक्ष्मदर्शी की घटेगी लेकिन दूरदर्शी की बढ़ेगी। चलो देखते हैं। एक बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब तक कुछ ना बोले हमें आवर्धन क्षमता का वो सूत्र काम में लेना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखो आप, हमें m का कुछ सूत्र ये पता होना चाहिए, इधर सूक्ष्मदर्शी के लिए
और इधर दूरदर्शी के लिए। यहाँ m बराबर एल डी अपॉन एफ नोट और एफ ई मैग्नीट्यूड में। इधर देखिए m बराबर एफ नोट अपॉन एफ ई, ये भी मैग्नीट्यूड में। अब आप खुद ही सोचो, ये कहता है कि एफ नोट का मान बढ़ाया जा रहा है, तो एफ नोट का मान बढ़ाने पर इधर तो m का मान कम होगा, लेकिन एफ नोट का मान बढ़ाने पर यहाँ m का मान बढ़ेगा। मतलब सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का मान घटेगा, लेकिन दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का मान ज़्यादा होगा। तो सही आंसर सूक्ष्मदर्शी के लिए घटेगा तो दूरदर्शी के लिए बढ़ेगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वास्तव में वो डी होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट भी, जरा सोचो, ऐसे सवाल तो पूछेगा ही ना कि एफ नोट की वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो यहाँ m का मान घटता है और यहाँ m का मान बढ़ता है। तो ये सवाल अलग अलग रूप से भी पूछ सकता है कि सूक्ष्मदर्शी के लिए m का मान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरदर्शी के लिए m का मान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, उन्हीं को अपन हार्ड कह देंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं। हाँ, तो इस सवाल को देखो। अब आप वायु में रखी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट। यहां n बराबर 1.5 और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। n मतलब अपवर्तनांक जिसे अपन म्यू कहते हैं वो 1.5 है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 140 सेंटीमीटर है। मतलब इस लाइट सोर्स की यहां से ये जो दूरी है वो 140 सेंटीमीटर है। कांच के पृष्ठ से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो यहां से प्रतिबिंब की स्थिति अपन से पूछ रहा है। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v अपन से पूछ रहा है। चलो करते हैं बात। वास्तव में यहां एक सूत्र हमें आना चाहिए, वो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, और वो सूत्र कुछ इस तरीके से लिया जाता है, म्यू माइनस 1 अपॉन आर म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां आर की, वी की, यू की, इनकी वैल्यू पुट करते समय चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना चाहिए अपन को। आओ देखो, मैं बताता हूं। यहां आर बराबर प्लस में 20 सेंटीमीटर होगा। ऐसा क्यों? सभी दूरियों को यहां से मापा जाएगा। प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट मापी गई दूरी नेगेटिव। तो आर तो हो गया प्लस में 20 सेंटीमीटर। यू की बात करें, मतलब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसकी बात करें, तो वो आएगा माइनस में 140 सेंटीमीटर। और जो अपवर्तनांक है जिसे इसने n बोला है वो है 1.5 और v अपन से पूछ रहा है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर पता करना है। 1.5 माइनस 1 और ये है 20 बराबर म्यू, जिसे 1.5 अपन ले चुके हैं, और ये v अपन को फाइंड करना है माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू रखनी है माइनस में 140। जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहां, तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 1/40 होगा, 1.5 बटा v होगा, प्लस में 1/140 होगा। जब आप v की वैल्यू पता करोगे तो प्लस में आएगा 84 सेंटीमीटर, और प्लस में आएगा मतलब यहाँ से जो इमेज बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, प्रकाश किरण की दिशा में बनेगी। तो आपतित प्रकाश की दिशा में, और 84 यानी कि 84 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, और इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। बस हमें सूत्र पता होना चाहिए था। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है सुनिए। सामान्य नेत्र की मांसपेशियां न्यूनतम विकृत होती हैं जब नेत्र वस्तु पर फोकसित होता है बहुत ज़्यादा दूरी पर या अनंत पर, और इसका सही आंसर होगा नेत्र से सुदूर स्थित बिंदु पर। हमें ये पता होना चाहिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो आंखों पर तनाव पड़ता है, वो तनावपूर्ण स्थिति होती है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वो आरामदायक स्थिति होती है, मतलब आंखों पर तनाव न्यूनतम होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, पढ़िए। एक पतले उभय उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्याएं 25 सेंटीमीटर हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। सवाल एक बार और पढ़ लीजिए आप। ये है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ओके, देखो हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, और वो ये कि अगर लेंस उभय उत्तल है, अपवर्तनांक म्यू है, वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसके लिए फोकस दूरी का सूत्र F बराबर R/2 म्यू -1, ऐसा हमें पता होना चाहिए। ठीक, अगर वास्तव में ये लेंस इस तरीके से होता तो यहां फोकस दूरी F डैश बराबर R/म्यू -1 कुछ इस सूत्र से दिया जाता। फोकस दूरी का मान इतना होता, इसके लिए फोकस दूरी का मान इतना होगा, इसके लिए इसने क्या बोला है, उभय उत्तल लेंस, मतलब इसकी बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे सामने है, F बराबर R/2 और म्यू -1। यहां F की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये 2 आ गया और म्यू -1 आ गया, मतलब म्यू -1 इक्वल टू ये 25/40 आ गया, मतलब ये 5/8 आ गया, तो 0.625 हो जाएगा। और म्यू की वैल्यू देखें तो 1.625, यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा। मतलब ये सूत्र हमें सीधे सीधे याद होने चाहिए, बात ये है। तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान है। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछा जा चुका है। सवाल पढ़िए। यदि लाल, पीले और बैंगनी प्रकाश के लिए फ्लिंट ग्लास के अपवर्तनांक क्रमशः 1.613, 1.620 और 1.632 है, तो फ्लिंट ग्लास की विक्षेपण क्षमता क्या होगी। याद करो, हमने शुरुआत ही इस सूत्र से की है। सूत्र क्या था, विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई -1। ओमेगा मतलब विक्षेपण क्षमता, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर पता करना है। ओमेगा इक्वल टू म्यू वी मतलब बैंगनी रंग के लिए वो है 1.632 माइनस लाल रंग के लिए 1.613 अपॉन पीले के लिए 1.620 और -1। यकीन करो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.0306 और इसका सही आंसर होगा थर्ड। मतलब बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बस हमें ये सूत्र पता होना चाहिए था। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल 2025 में पूछा गया है। सवाल क्या है, पढ़ो। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ी देर पहले अपने जाने और अनजाने में इस सूत्र का जिक्र कर लिया है। आओ देखो बताता हूं। ये कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस है जहां फोकस दूरी दे रखी है, अपवर्तनांक दे रखा है और उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या अपन से पूछ रहा है। इसके लिए क्या सूत्र लिखा था अभी, F बराबर R और म्यू -1। समीकरण नंबर 1, म्यू की वैल्यू है यहां पे 1.5, तो F बराबर R 1.5 -1। यकीन करो जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 2R आएगा। और जब अपन यहां अलग तरीके से लिखें तो 2R इक्वल टू F, R इक्वल टू F/2। यहां F की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, 2 का भाग देने पर आंसर आया 20 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर होगा।
इस सवाल को देखो, ये सवाल भी 2025 में ही पूछा गया है। पढ़िए सवाल को। दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, उन्हें एक ही प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश d दूरी पर रखा गया है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं रखा, d दूरी पर रखा गया है। संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी कैपिटल F इस प्रकार दी जाएगी। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये सूत्र तब आता जब दोनों लेंस एक दूसरे से सटे हुए होते, एक दूसरे के संपर्क में होते, पर यहाँ उनके बीच की दूरी का मान d दे रखा है, तो इसका सूत्र बनता है df1 f2। ये हमें सूत्र आना चाहिए और इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा फर्स्ट वाला। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल 2025 में पूछा गया है। आओ देखो क्या कह रहा है सवाल। प्रकाश की एक किरण कांच से चलती हुई एक क्षैतिज कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण C पर आपतित होती है। चित्र ए, ये वाला डायग्राम। अब पानी की एक पतली परत कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर डाल दी जाती है, जहां के डायग्राम बी दे रखा है। मतलब ये है कांच और ये पानी की यहां एक परत डाल दी। फिर कहता है यदि पानी में अपवर्तित किरण अभिलंब से कोण आई बनाती है, यानी कि ये अभिलंब से बनाया गया कोण आई है, तो आई की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। अपवर्तनांक ग्लास का दे रखा है और पानी का दे रखा है। चलो करते हैं बात। बस हमें स्नेल का नियम आना चाहिए और कुछ बातें पूर्णांतरिक परावर्तन की पता होनी चाहिए। आओ मैं अगर यहां से कुछ सूत्र बनाऊं तो देखो आप, अगर ये क्रांतिक कोण C है तो हमें पता होना चाहिए कि साइन C बराबर 1/म्यू ग्लास होगा, समीकरण नंबर 1। ये बात तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा से पता होना चाहिए या क्रांतिक कोण की परिभाषा से पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये सूत्र स्नेल के नियम से बन सकता है, क्योंकि यहाँ आपतन कोण का मान C है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, तो ये बनाया जा सकता है। सर वो कैसे बना दो, तो मैं समझाता हूँ। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2/μ1। यहाँ साइन I की जगह तो C है और R की जगह 90 डिग्री है। फिर μ2 क्या है, म्यू हवा, और μ1 क्या है, म्यू ग्लास। तो जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ो। अब आप इस दूसरे डायग्राम से कुछ सूत्र लो, वही स्नेल के नियम से। क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर वही μ2/μ1। इस वाले सूत्र से बात करनी है हमें। तो यहां देखो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो आपतन कोण का मान तो है C के बराबर, अपवर्तन कोण का मान है I के बराबर। समझो, पहला माध्यम है कांच तो दूसरा माध्यम है पानी, मतलब इसे मैं यूं कह सकता हूं, साइन C अपॉन साइन R की जगह हमें I लेना होगा और I अपन से पूछ रहा है, इक्वल टू μ2, दूसरा माध्यम वो है पानी तो म्यू वाटर अपॉन पहला माध्यम है कांच तो म्यू ग्लास। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो आप। अब देखो यहां ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, साइन IC की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, या फिर आप जो भी आपको जैसा भी सही लगता है साइन IC की वैल्यू पुट करो यहां पे। तो यह आएगा 1/μg इंटू 1/साइन I इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, कैंसिल, और यहाँ साइन I इक्वल टू 1/म्यू वाटर, 1 वाटर के लिए दे रखा है यहाँ 4/3, तो यह आएगा 4/3, बराबर करोगे तो ये 3/4। मतलब हम कह सकते हैं I इक्वल टू साइन इनवर्स और 3/4, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ो। इस प्रकार ये हमारे सवाल कंप्लीट हुए। तो देखो,
इस क्लास से हमें इतना तो समझ में आना चाहिए, बल्कि इसी क्लास से नहीं, आपने जो भी इससे पहले भी अगर कोई पूरी क्लास देखी है तो वहाँ से एक बात हमें समझ में आ ही जाएगी कि कुछ टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ से सवाल रिपीट भी होते हैं और रिपीट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलो अब अपन मिलते हैं अगले पेपर के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।